Hi guys, hello, hi everyone. This is Manu Mishra. Welcome you all on a YouTube official channel of Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम लोग 20th of November के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. But before I start with the analysis of today's newspaper, before we see कि आज हमारे न्यूज़पेपर में that is 20th of November के न्यूज़पेपर में एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है. Just give me a minute. Let me have a tech check. Let me see am I perfectly audible or not. And then we will start with our session without any hindrance. Right? So just a second, guys. Just a second. Just a second. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Yeah, I think seems all fine with the audibility and visibility. So good morning to all of you. Good morning, Sanjana. Good morning, Parul. Good morning, Kusum. Good morning, Nikhil. Good morning to everyone, all of you. Right? Good morning to everyone, all of you. I hope you guys are doing good and सब कुछ on track चल रहा होगा. Right? So let's not waste more time. Right? Let's start with the analysis of today's newspaper. And let's see कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट text and context हैं. Right? If we talk about today's newspaper, the first news which seems important and that is about what? That is about India and Russia. अगर हम इस साल बात करें इंडिया और रशिया की, तो इंडिया और रशिया की सबसे ज्यादा जो बात उठी है ना, वो बात उठी है दो चीजों को लेकर. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज दैट इंडिया हैज बॉट थ्री रीजंस की वजह से. हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर द करंट कॉन्टेक्स्ट जिसकी वजह से इंडिया और रशिया की बात चल रही है. जैसे इंडिया यूएस की बात करें तो इंडिया यूएस को लेकर देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसके चलते इस साल वो इंपॉर्टेंट होता हुआ नजर आता है. टैरिफ हो गया है ना, ट्रम्प टैरिफ, बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ साथ एक्सट्रेडिशन हो गया. अभी जैसे अनमोल विष्णु को भी एक्सट्रेडिट किया गया, तहबुर राना को भी एक्सट्रेडिट किया गया था यूएस से, तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हो गई इंडिया यूएस के बीच में. देन इंडिया यूएस के बीच में वीजाज वाला इशू, H1 वीजा, तो H1 वीजा को लेकर रूल चेंज किए थे यूएस ने अभी. राइट? उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन वो रिजॉल्व होती हुई नजर आई. फिर रशियन ऑयल की वजह से इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा दिए गए, है ना. तो कुछ इन रीजंस की वजह से इंडिया और यूएसए जो है वो बहुत लाइमलाइट में रहे. वहीं जब हम इंडिया और रशिया की बात करते हैं तो इंडिया रशिया, क्योंकि अभी देखा जाए तो पुतिन साहब इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं, है ना, और इंडिया और रशिया के बीच में बहुत मेजर ट्रीटीज साइन होंगी, एमओयू साइन होंगे, जिससे इंडिया और रशिया के बायलेटरल रिलेशनशिप में एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा. अगर हम इस साल की बात करें, राइट, फॉर दिस ईयर इंडिया और रशिया ना तीन रीजंस की वजह से बहुत लाइमलाइट में रहा. अब ये तीन रीजंस कौन कौन से हैं? द फर्स्ट रीजन जिनकी वजह से ये लाइमलाइट में रहा, that is what? That is India has bought too many Russian oils. मतलब India is again 35 to 40% dependent on Russia for the what? For oil, for the crude oil. तो पहला तो रीजन वो रहा. सेकंड रीजन जब हम बात करते हैं जिसकी वजह से रशिया और इंडिया इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आए, that Indian citizens living in Russia, right? They were forced to join the what? They were forced to join the Russian army. Right? And they were fighting what? They were fighting आपका on the Ukraine border, fighting on the Ukraine border. So that is something, right? That is something जो कि एक मेजर कंसर्न हमें नजर देखने को मिला, right? एक मेजर कंसर्न हमें देखने को मिला, है ना. क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडियंस दे वर लाइक यार हमें ना पुश किया गया, हमें फोर्स किया गया कि आप जाओ और यूक्रेन के बॉर्डर पर यूक्रेन की आर्मी से लड़ते हुए नजर आओ. तो बहुत सारे इंडियंस की डेथ भी हुई, है ना. तो ये रीजन रहे, दो रीजन. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज डिफेंस को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के सुदर्शन चक्र की बड़ी बात हो रही थी, और वो सुदर्शन चक्र इंडिया ने रशिया से लिया था. दैट इज S-400 ट्रायम्फ, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, एंड उसके साथ साथ आपका
रशिया ने अभी रिसेंटली ऑफर किया है इंडिया को टू बाय द 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो 3 रीजन की वजह से, पहला रीजन ऑयल, दूसरा रीजन देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस दे वर बेसिकली स्टक in Russia and they were forced to basically fight on the Ukraine border against the Ukraine army. And the third main reason is what? The third main reason is again the fighter jet and air defense system. तो बेसिकली डिफेंस। तो इन 3 रीजंस की वजह से इंडिया और रशिया की इस साल बात हुई है। तो ये चीज आपको दिमाग में फिट इन करके रखना पड़ेगा, राइट। अगर हम यहां पर बात करें तो क्या है, अभी पॉइंट इस बात का है कि हमारे देश के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, राइट, या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बेसिकली हम बोल सकते हैं, वो अभी रशिया की विजिट पर है। क्यों है? क्योंकि अगेन पुतिन साहब इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं रिसेंटली, है ना, इंडिया की विजिट पर आएंगे। और जब वो इंडिया की विजिट पर आएंगे तो बहुत हद तक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को कैसे इनहेंस किया जाए और इनहेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना है, राइट, इनहेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो वो सारी चीजें, तो अगेन वही यहां पर स्टेट किया गया, राइट, यहां पर वही चीज स्टेट की गई, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इंडियाज रशियन ऑयल कट्स प्रीडेट यूएस टैरिफ्स, राइट, से डेटा। तो डेटा के अकॉर्डिंग क्या पाया गया? डेटा के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि इंडिया का जो रशियन ऑयल था वो कट हुआ प्रीडेट यूएस टैरिफ। दैट मीन्स कि यूएस, अकॉर्डिंग टू द डेटा, ये बताया गया कि यूएस टैरिफ जब इंपोज भी नहीं हुआ था ना, उसके पहले से ही, राइट, उसके पहले से ही इंडिया जो है रशियन ऑयल्स को धीरे 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 कम करता हुआ नजर आ रहा था, कम करता हुआ नजर आ रहा था। दैट्स व्हाट द डेटा स्टेटेड। तो इट्स नॉट बिकॉज, क्योंकि सी बहुत सारे लोग ना इसको इस तरीके से देखेंगे कि इंडिया जो है वो प्रेशर में आ गया ऑफ टैरिफ imposed by the USA and because of that इंडिया ने उस प्रेशर में आकर रशिया से ऑयल खरीदना कम किया। लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि नहीं, टैरिफ की जब बात भी नहीं हो रही थी ना, जब रेसिप्रोकल टैरिफ, जब बेसिकली पेनल्टी की बात भी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये पेनल्टी टैरिफ है, 20% जो टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर वो पेनल्टी टैरिफ है, राइट। तो वो जो टैरिफ था वो टैरिफ इसलिए, राइट, इसलिए आपका इंपोज हुआ क्योंकि हम रशिया से ज्यादा ऑयल खरीद रहे थे। लेकिन उस टैरिफ लगने के पहले ही इंडिया ने बहुत हद तक रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर, ऑयल कम खरीदने को लेकर काम स्टार्ट कर दिया था, राइट। धीरे 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 हम लोग पहले से ही कम करते हुए नजर आ रहे थे। दैट्स व्हाट द डेटा स्टेटेड। वही यहां पर बताया गया, दैट इज कि 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया था, पहले तो जो इनिशियल 25% था दैट इज अ रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि इंडिया ने भी यूएस के गुड्स एंड सर्विसेज पर भी टैरिफ इंपोज करके रखा था अच्छा खासा। बट अगेन इंडिया को होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड इट्स नॉट डेवलप्ड एज यूएस इज, सो दैट इज व्हाई इंडिया इंपोज व्हाट, लार्ज अमाउंट ऑफ टैरिफ। लेकिन यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडियन गुड्स और सर्विसेज को वो सपोर्ट करे यूएस के मार्केट में, ज्यादा टैरिफ ना लगाए। बट ट्रम्प साहब इंडिया और यूएस को बराबर मानते हैं, वेरी गुड थिंग, तो उन्होंने टैरिफ को भी बराबर कर दिया। तो 25% इनिशियली जो लगा, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रेसिप्रोकल टैरिफ, राइट। लेकिन जो सेकेंड पार्ट ऑफ 20%, जो रिमेनिंग 20% है ना, जो एडिशनल 20% लगा, वो पेनल्टी लगा इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल ज्यादा खरीद रहा था, राइट। और ट्रम्प साहब चाहते थे कि रशिया यूक्रेन वॉर रुकनी चाहिए, रशिया बात नहीं सुन रहा था। तो रशिया की जो फंडिंग है, क्योंकि अगेन रशिया वॉर में पैसे लगा रहा होगा, और वो पैसा कहां से आ रहा था, दैट चाइना एंड इंडिया, दीज टू कंट्रीज, दे आर बाइंग अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, सो दे वांट टू बेसिकली रिस्ट्रिक्ट चाइना एंड इंडिया। सो इंडिया को उन्होंने टारगेट बनाया, इंडिया को बोला कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रशिया से ज्यादा ऑयल खरीद रहे हो, तो कट डाउन करो, राइट। तो ये बताया भी गया कि 20% का जो एडिशनल टैरिफ लगा था यूएस के द्वारा, वो इफेक्ट में कब आया, 27 अगस्त को। लेकिन जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के फिगर्स बताते हैं कि जो रिडक्शन आया एनर्जी इंपोर्ट में फ्रॉम रशिया, वो प्रीवियस मंथ से ही होना स्टार्ट हो गया था, प्रीवियस मंथ विद 2024, मतलब जुलाई के मंथ से ही हम लोगों ने कट डाउन करना स्टार्ट कर दिया रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी, रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी, राइट। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने क्लियरली स्टेट किया, और बताया गया कि ट्रम्प का जो टैरिफ था वो इंपोज्ड हुआ सेम टाइम एंड दे वर अ फैक्टर टू कंसीडर, राइट। तो और ये चीज भी बोली गई कि ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब का टैरिफ जो है उसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं, ट्रम्प साहब का टैरिफ भी एक वन ऑफ द फैक्टर था जिसकी वजह से हमें रशिया से कम ऑयल खरीदा, है ना, हम ऑयल पे डिपेंडेंसी अपनी कम करते हुए चले गए, राइट। लेकिन
पॉइंट इस बात का है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये चीज स्टेट करी है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि दीज टैरिफ दे आर नॉट अ ड्राइविंग व्हाट इंडियन पॉलिसी। ये चीज इंडियन पॉलिसी को ड्राइव नहीं कर रही है, ट्रम्प के टैरिफ इंडियन पॉलिसी को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, है ना। वो चीज बेसिकली यहां पर स्टेट की गई है। तो आगे बताया गया वही चीज, दैट इंडिया जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है लार्जर स्ट्रेटजी, जिससे रिड्यूस हो सके क्या, डिपेंडेंसी ऑन दी ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, राइट। तो इंडिया ने एक लंबी स्ट्रेटेजी बना के रखी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं बना के रखी थी, लंबी स्ट्रेटेजी बना के रखी थी, जिससे वो रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंट था ऑयल इंपोर्ट के ऊपर, वो रिड्यूस होता हुआ नजर आए, वो रिड्यूस होता हुआ नजर आए। अब उसके बाद जब हायर टैरिफ इंपोज हुआ, है ना, बाय द यूएस, कमिंग एट अ टाइम व्हेन इंडिया वाज ऑलरेडी कटिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। तो यूएस टैरिफ तब लगे जब इंडिया ऑलरेडी रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करता हुआ नजर आ रहा था, है ना, नजर आ रहा था। ये चीज बेसिकली यहां पर बताई गई है। सो अगेन दिस शोज दैट इंडियन पॉलिसी इज नॉट ड्रिवन बाय एनी नेशन टैरिफ इंपोजिशन, राइट, कि यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, पेनल्टी लगाई, जिसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना स्टार्ट करी। बट अकॉर्डिंग टू दी डेटा ऐसा नहीं है, बल्कि उस जब से टैरिफ इंपोज हुआ उसके पिछले महीने से ही हमने रशियन ऑयल पर क्या किया, डिपेंडेंसी लूज डाउन करना स्टार्ट करती थी। देखो यहां पर दिया गया कटिंग डाउन ईयर ऑन ईयर चेंज। तो देखिए सितंबर 2024 की बात करें, सो वी वर डिपेंडेंट व्हाट, कितना, 34.2% ऑफ द टोटल इंडियन ऑयल आपका रशिया से आता था। 53 नेक्स्ट मंथ, राइट। फिर दिसंबर 2024 में हमने -18.5% आपका क्या किया, डिक्रीज किया। ये हम डिक्रीज ऑर्डर में चलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम डिक्रीज करते हुए चल रहे हैं, राइट। ये चीज यहां पर बताया गया, डिक्रीज करते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चार्ट शो करता है ईयर ऑन ईयर चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑयल इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम रशिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और इंडिया ने कट किया है रशियन ऑयल की वैल्यू इंपोर्ट इन द 8 आउट ऑफ प्रीवियस 10 मंथ्स। तो 10 महीनों के 10 महीनों में से लास्ट 10 महीनों में 8 महीनों में इंडिया ने रशियन ऑयल को कट डाउन किया है, कट डाउन किया है। सिर्फ 2 बार ऐसा इंस्टेंस हुआ जब हमने थोड़ा इंक्रीज किया, एक अप्रैल का महीना और दूसरा अगस्त का महीना, अगस्त 2025, राइट, दैट्स इट। बाकी लास्ट 10 मंथ्स में हमने व्हाट 8 मंथ्स तो हमने रशियन ऑयल्स को कट डाउन ही किया है, राइट, हमने कम खरीदा है, राइट। ये चीज बेसिकली यहां पर स्टेट किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। चलिए अभी एक और न्यूज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें, अभी तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी इंडिया की विजिट पर थे, जिससे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशनशिप और इनहेंस हुए। नाउ व्हाट हैपेंड, तालिबान के एक और मिनिस्टर जो हैं, राइट, वो इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं, जिससे इंडिया और तालिबान, अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जो भी करंट रेजिम है दैट इज तालिबान, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप बूस्ट होते हुए नजर आएंगे, राइट, बूस्ट होते हुए, इंक्रीज होते हुए, इनहेंस होते हुए नजर आएंगे। तो वही चीज यहां पर बताया गया, इवन दो वी हैव अ हॉस्टिलिटीज, राइट। अगर आप प्रीवियस टाइम में देखोगे तालिबान के साथ हमारी हॉस्टिलिटीज हैं, और अभी अगर हम बात करें करंट में, तालिबान की अभी हॉस्टिलिटीज जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। तो अगेन इस कंटिन्यूसी में, मतलब इस पाकिस्तान के साथ जो उनकी हॉस्टिलिटीज बनी हुई है अफगानिस्तान की और इवन तालिबान रजीम की, राइट, इस हॉस्टिलिटी के दौरान व्हाट, तालिबान के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट, तालिबान के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स अलहाज नूरुद्दीन अजीज, राइट, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इंडिया के 5 दिन की विजिट। तो 5 डे की विजिट पर वो इंडिया आ रहे हैं, राइट, 5 डे की विजिट पर वो इंडिया आ रहे हैं। और इसके पीछे उनका रीजन क्या है, तो सोर्सेस का ये कहना है जिससे अफगानिस्तान को मदद मिलेगी कि वो पाकिस्तान को बाईपास करे, जिससे इंडिया और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी एनहेंस होते हुए नजर आए, राइट, एनहेंस होते हुए नजर आए। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच नहीं करता? ऐसा नहीं है, करता है, लेकिन पॉइंट इस बात का है जो पार्ट है जिससे इंडिया का पार्ट अफगानिस्तान को टच करता है, दैट पार्ट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट्स इन दी गिलगित बल्तिस्तान, राइट, जो कि पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, इलीगली उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाते हैं, बट दैट पार्ट इज अंडर द पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन,
राइट, दैट पार्ट इज अंडर द पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन। तो इस वजह से, राइट, इस वजह से अगर हमें अफगानिस्तान जाना है, चाहे ट्रेड के लिए जाना हो, मेनली ट्रेड के लिए ही हमें कनेक्टिविटी बिछानी है ना, क्योंकि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, अफगानिस्तान कोई भी पोर्ट या कोस्ट एरिया नहीं लगाता, जिसकी वजह से वी हैव टू गो थ्रू दी व्हाट, वी हैव टू गो थ्रू दी आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से फिर आपका इंडिया, अफगानिस्तान जाओ। पॉइंट इस बात का है कि हम लोग एक और रूट निकाल सकते हैं, क्या, कि इंडिया चाबहार पोर्ट जाए, चाबहार पोर्ट पे रुके ईरान में जो है, फिर वहां से रेल या रोड कनेक्टिविटी के थ्रू हम अफगानिस्तान में पहुंच जाए, राइट। लेकिन अगेन दैट इज समथिंग टू मच एक्सपेंसिव, टू मच टाइम टेकिंग, है ना, और इंडिया को चाबहार पोर्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। ईरान भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर हम ईरान के साथ ऐसा करेंगे तो यूएस कहीं ना कहीं हमारे ऊपर गुस्सा होता हुआ नजर आएगा, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी गुस्सा होती हुई नजर आएंगी, एंड इवन मिडिल ईस्ट में जो सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ रिलेशनशिप में, है ना, खटास पैदा होती हुई नजर आएगी। इवन दो इंडिया हमेशा बोलता है कि हमारे रिलेशनशिप किसी भी नेशन के साथ स्टैंड अलोन होते हैं, राइट, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता कि उसके इजराइल के साथ क्या रिलेशंस है, हमारे इजराइल के रिलेशंस अलग होंगे, हमारे ईरान के रिलेशंस अलग होंगे, बट जियोपॉलिटिकली ऐसा नहीं चलता, है ना। अगर आप मोहल्ले में 3 लोग रह रहे हो, देयर आर 3 हाउसेस, और आप न्यूट्रल हो, आप इनके भी दोस्त हो, इनके भी दोस्त हो, अगर आप रात में पार्टी अपने बगल वाले दोस्तों के यहाँ कर रहे हो, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है, जो दूसरा वाला दोस्त है वो कहीं ना कहीं उसको कंसिडरेज होगा, एंड ही वाज लाइक, यार मनु गलत किया यार तुमने, करना नहीं चाहिए था, राइट, मेरे साथ पार्टी कर लेते, या पार्टी करते ही नहीं, है ना। एक तो तुमने अकेले के लिए पार्टी करी, और दूसरा उसके साथ पार्टी करी जो मेरा दुश्मन है। सो दैट इज वाई, राइट, दैट इज वाई इंडिया के लिए इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू सेट अप बैलेंस कि वो ईरान के थ्रू आपका अफगानिस्तान पहुंचे या सेंट्रल एशिया पहुंचे। सो इसीलिए ये आ रही है, लेट्स सी कि कैसे हम कनेक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं और पाकिस्तान को हम बाईपास करते हुए नजर आए, लेट्स सी। तो ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। मैं यही बोलता हूं कि अगर कभी इंडिया पाकिस्तान कभी नेबरिंग नेशन होते ही नहीं, आसपास में नेशन होते ही नहीं, है ना इंडिया के बगल में चाइना होता, ना इंडिया के बगल में पाकिस्तान होता, ना ही बांग्लादेश होता, ना ही म्यांमार होता, तो आप ये समझिए इंडिया कितना ग्रो कर चुका होता, राइट। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी, इंटेलिजेंस, एनर्जी, रिसोर्सेज, मेजॉरिटी, ये सब हमारे नेबरहुड में ही खर्च हो जाते हैं, नेबरहुड में ही खर्च हो जाते हैं। हम रॉ की बात करते हैं तो रॉ आईएसआई के अगेंस्ट लड़ता हुआ नजर आता है। अब ये सोचो आईएसआई दूर होता ही नहीं, राइट। तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, सीआईए की बात, सीआईए के साथ बात कर रहे होते हैं, राइट। हम रशिया की जो इंटेलिजेंस है उससे बात कर रहे होते हैं, उसके साथ हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो हम लोग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, अभी भी है, बट अगेन वो और हाइप होता, और उस हिसाब से हम लोग और हमारी सिक्योरिटी जो है एनहेंस होती हुई नजर आती, हम लोग इकोनॉमिकली कितना ग्रो कर गए होते, है ना। सो ज्योग्राफी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, मूविंग फर्दर, क्या है दिस वन, नीतीश कुमार टू टेक ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर व्हाट, फॉर रिकॉर्ड 10th टाइम टुडे। तो आज 20th ऑफ नवंबर है, राइट। तो आज अभी शायद हम जो सेशन ले रहे होंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट भी हो गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 o'clock इट विल स्टार्ट, राइट। और नीतीश कुमार बिहार के 10th टाइम, मतलब 10वीं बार, कितनी बार, 10वीं बार आपका बिहार की ओथ, बिहार के चीफ मिनिस्टर की ओथ लेंगे, 10th टाइम। तो सिंस 2005 वो चीफ मिनिस्टर ही है, 2005 से। लेकिन आप 2005 से भी कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे सर ये 4th या 5th टाइम होना चाहिए इनका चीफ मिनिस्टर का, लेकिन अगेन बिहार है, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कभी अलायंस तोड़ के गए, कभी अलायंस जोड़ के आए, तो ये सारी चीजें हुई, है ना। तो अगेन, है ना, तो 10th टाइम बेसिकली, रिकॉर्ड 10 टाइम तो बेसिकली वो इलेक्ट हुए द लीडर ऑफ JDU legislature party during the meeting with the new MLAs held in the official residence in Patna, है ना, ऑफिशियल रेसिडेंस इन पटना। और सम्राट चौधरी वो बीजेपी के MLA के लीडर चुन के आए। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट वन क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन प्रोविजंस ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, टेल गवर्नमेंट टू सेट अप पैनल। क्या बोला जा रहा है यहां पर, बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को स्टक डाउन कर दिया
ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का एक प्रोविजन, अच्छा डू रिमेंबर, देखिए हमेशा याद रखिए हमारी जो जुडिशरी है ना, हमारी जुडिशरी मान के चलिए आपके सामने एक लॉ है ना, पॉक्सो एक्ट ले लो या पॉश एक्ट ले लो, कोई भी एक लॉ ले लो, आप कोई भी रैंडमली एक लॉ ले लो, कोई भी। अब उस लॉ में एक प्रोविजन जो है वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, इट्स अल्ट्रा वायरस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रोविजन, सिर्फ एक प्रोविजन, बाकी पूरा लॉ सही है, सिर्फ एक सेक्शन है जो कि बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है। तो यहां पर जुडिशरी करती क्या है, यहां पर जुडिशरी पूरे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करती कि पूरे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, नहीं, उस प्रोविजन को बस छुपा के रख देगी, उस प्रोविजन को डिक्लेयर कर देगी अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन है और ये नल एंड वॉइड होगा, सिर्फ दैट रिस्पेक्टिव प्रोविजन, नॉट द होल एक्ट, राइट, नॉट द होल लॉ। And that is why that's what happened in this scenario. यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 के इस पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, इस एक्ट के एक प्रोविजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया बिकॉज इट वाज गोइंग बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो वही बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को स्टक डाउन किया the provision of the Tribunal Reform Act of 2021. Now what this law says, तो Tribunal Reforms Act of 2021 ये बेसिकली बताता है हमारे देश में जो ट्राइब्यूनल्स हैं that is a quasi judicial bodies, तो ये quasi judicial bodies जो हैं इनमें बदलाव, रिफॉर्म्स आने चाहिए, जैसे फास्ट आपके केस जो है ना, वो उनके ट्रायल चलने चाहिए, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, किस सब्जेक्ट में ट्राइब्यूनल होना चाहिए, क्योंकि ट्राइब्यूनल क्या है, ट्राइब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, एक्ट एज अ जुडिशियल बॉडी, लुक्स लाइक एज अ जुडिशियल बॉडी, एक्ट एज अ जुडिशियल बॉडी, बट अगेन इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड वो एक स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस के हैंडल करने के लिए बनाया गया। जैसे लेट मी गिव यू द एग्जांपल, जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल विल ओनली लुक इनटू द मैटर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, लेकिन अगर मैं लेके जाऊं मेरे घर में चोरी हो गई, क्या वो ट्राइब्यूनल सुनेगा? नहीं, वो बोलेगा एनवायरमेंट रिलेटेड कोई मैटर है क्या, तो आप फाइल कर सकते हो। जैसे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स है, तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स बेसिकली दैट ट्राइब्यूनल विल ओनली लुक इनटू व्हाट, ओनली लुक इनटू द केसेस ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, असाइलम सीकर्स, रेफ्यूजी, राइट, इन सारे केसेस को लेकर देखता हुआ नजर आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं लेके पहुंच जाऊं भाई मेरा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, वो भगा देगा भाई, ये क्या बदतमीजी है, हमारे पास क्यों आ रहे हो। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल विल ओनली लुक इनटू द मैटर्स ऑफ व्हाट, इनकम टैक्स को लेकर, तो जिनको भी इनकम टैक्स को लेकर कंसर्न है वो ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन अगर जीएसटी को लेकर जाना है तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाएंगे क्या? नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ट्राइब्यूनल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिससे अगेन जुडिशरी पर पे भी डिपेंडेंसी कम हो, दूसरा एक्सपर्ट एडवाइस मिले, क्योंकि अगर एनजीटी है तो ऑब्वियसली बात है उनमें जो जजेस या एडजुडिकेटर जो होंगे वो उस स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हुए नजर आएंगे, राइट। तो वही यहां पर बताया गया कि ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021 जो कि एक लॉ है, डिजाइन किया गया था जिससे हम ऑल्टर कर सके, चेंज कर सके ट्राइब्यूनल सिस्टम को और यूनियन गवर्नमेंट को एक डोमिनेंट रोल दे सके इन अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग एंड इवन फिक्सिंग द सैलरीज ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। यहां पर बताया गया, देखिए यहां सुनिएगा, लेट मी जूम इन तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब देखना, देखो अब एक लॉ है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021, अब ऑब्वियसली बात है हमारे देश में जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी रिफॉर्म, उनके बदलाव को लेकर बात करता है। उसका एक प्रोविजन है, वो एक प्रोविजन क्या बोलता है, वो एक प्रोविजन ये स्टेट करता है दैट इज कि ट्राइब्यूनल सिस्टम को अगर बदलना है ना, तो वो यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिल जाए। तो ट्राइब्यूनल सिस्टम को अगर बदलना है तो केंद्र सरकार बदल सकती है, जैसे जैसे कि ट्राइब्यूनल में कौन चेयरमैन होगा, कौन जज होगा, कैसे फंक्शन करेंगे और इवन उनको कितनी सैलरीज मिलनी चाहिए, कितने चेयरपर्सन होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, राइट। ये पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के एक प्रोविजन के द्वारा। तो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का एक प्रोविजन जो कि क्लियरली मैंडेट करता है द यूनियन गवर्नमेंट हैज अ पावर टू फिक्स द सैलरी ऑफ चेयरपर्सन and members of the tribunal and even they have the power for the what to appoint the members, yeah, to appoint the chairpersons in the tribunal system, right। ये यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर थी। पॉइंट इस बात का था कि ये
केंद्र सरकार को ज्यादा पावर देती है ट्राइब्यूनल के ऊपर, तो केंद्र सरकार का पपेट बन के ना रह जाए सिर्फ ट्राइब्यूनल्स, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। वही बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज व्हाट कि व्हेन पार्लियामेंट, जब संसद जो होती है ना, जब डिजाइन करती है या ऑल्टर करती है ट्राइबल सिस्टम को, इट मस्ट डू इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब संसद जो है, हमारे देश की संसद पार्लियामेंट, जब ट्राइबल सिस्टम में बदलाव करती है तो ऐसे बदलाव करती है जो संविधान के एम्बिट में हो, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट में हो, जो संविधान की जरूरत है, राइट, उसकी, राइट, आपके रिक्वायरमेंट ऑफ आपकी इंडिपेंडेंस, इंपार्शियलिटी, इफेक्टिव एजुडिकेशन। तो पार्लियामेंट के पास अगर ये पावर होती चलता, क्योंकि पार्लियामेंट अगर ऑल्टर करता ट्राइब्यूनल सिस्टम को या अगेन अपॉइंट करता मेंबर्स को या चेयरपर्सन को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में करता, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपार्शियलिटी को दिमाग में रख के करता, राइट, दिमाग में रख के करता, राइट। लेकिन ये जो लॉ है जो केंद्र सरकार को पावर देता है ना, ये कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है फंडामेंटल आपका फाउंडेशनल वैल्यूज, राइट, फाउंडेशनल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है, सच एज, जैसे कि आप एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल दे रहे हो अपॉइंटमेंट का, है ना, टेन्योर उसकी आर्बिट्री कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, और इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को वीकन करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये जो प्रोविजन कहीं ना कहीं, राइट, कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट, टेन्योर के ऊपर अगेन कंट्रोल, और वीकन कर रहे हो आप इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, वीकन कर रहे हो आप इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, राइट। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस स्पेसिफिक प्रोविजन को, नॉट दी होल एक्ट, इस स्पेसिफिक प्रोविजन को जो यूनियन गवर्नमेंट को एक्सट्रीमली पावर देता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सो दैट्स व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट, है ना, ये न्यूज है बेसिकली आपका इसको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि नक्सलिज्म इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है और हाईएस्ट चांसेस है उसके आने के। देखिए कि टेक शंकर अमंग 7 माओइस्ट शॉट डेड इन आंध्र प्रदेश, राइट। तो अगर हम वही यहाँ पर बात करें तो अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ रीजन और तेलंगाना के कुछ रीजन ना अभी भी फॉरेस्ट एरिया, राइट, अभी भी अफेक्टेड है, किससे, आपके माओइज्म से है। वो रेड कॉरिडोर का हिस्सा हुआ करता था एक समय पे, अभी भी है लेकिन नॉट दैट मच एरिया। तो आंध्र प्रदेश एक समय पे अफेक्टेड था, अभी भी है बट नॉट दैट मच, लेकिन अगेन अभी भी वहां पर माओइस्ट एक्टिव है। तो पुलिस के एक्शन की वजह से व्हाट हैपेंड, 7 माओइस्ट शॉट, राइट, सीधे उनकी भगवान से मुलाकात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे ऑन दी स्टेट पेज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्टेट पेज, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सी इट्स अबाउट ममता बनर्जी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं अनबेयरेबल प्रेशर ऑफ एसआईआर बिहाइंड बीएलओ's डेथ इन वेस्ट बंगाल, है ना। तो बूथ लेवल ऑफिसर की डेथ सिर्फ केरला में नहीं हुई, बंगाल में भी हुई। तो उसकी वजह से भी एसआईआर को लेकर, क्योंकि एसआईआर को लेकर ना बहुत प्रेशर है, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। फिर लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राइट, दैट इज कवेंद्र गुप्ता, उन्होंने एडमिट किया है कि डिसकंटेंट है ओवर टीम फॉर द टॉक्स विद सेंटर, राइट। ये भी चीज उन्होंने बताई है कि लद्दाख को लेकर जो अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि लद्दाख में जो आपके ग्रुप्स हैं, राइट, एंड द पीपल ऑफ लद्दाख बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड ले डेमोक्रेटिक अलायंस एंड कारगिल, देयर इज अनदर थिंग ना, एक तो ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, सॉरी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड ले एपेक्स बॉडी, they were representing Ladakhi people and demanding for the statehood and inclusion into the 6th schedule, right। तो वही बताया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कहना है कि हाँ अभी भी इन दो ग्रुप्स जो कि लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका डिसकंटेंट है, राइट, किसके साथ, सेंटर के साथ, सेंटर के साथ। ये चीज यहां पर बोली गई। बट अगेन लद्दाख का 6th शेड्यूल और लद्दाख की जो डिमांड है 6th शेड्यूल और स्टेटहुड की, वो हमारे लिए पढ़ने की जरूरी है। दिमाग में याद रखिएगा 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, जो 4 स्टेट्स है ना, इनको दिमाग में रखना है। असम, कौन कौन से हैं, डज एनीवन नो दैट, व्हाट आर दी 4 स्टेट्स, व्हाट आर दी 4 स्टेट्स गाइस, वो कौन से 4 स्टेट्स हैं जो 6th शेड्यूल में आते हैं, जल्दी। Sir, its Tribunal Reforms Act is in limelight. Is it important for examination? See, if you ask me with respect to current legal knowledge in the legal world, तो वहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अगेन
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग में जरूर रखना कि अभी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को लेकर क्या मेजर चेंज आया, राइट? क्योंकि एग्जीक्यूटिव को आप इतनी पावर नहीं दे सकते। अगर एग्जीक्यूटिव को इतनी पावर दे दोगे इस चीज को लेकर ना, तो अगेन जस्टिस में कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिलेगा। असम, मेघालय, मणिपुर, इट्स नॉट नागालैंड गाइस, नॉट नागालैंड, नागालैंड नहीं है, त्रिपुरा। वेरी गुड, है ना, त्रिपुरा। मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि कहीं ना कहीं, राइट, कहीं ना कहीं आपका, कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूज होते हुए नजर आओगे, है ना। सो आई ऑलवेज से just do revise these facts on a continuous basis, right? चलो, हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर बताया भी गया है ना। तो प्रतुल जो है, प्रतुल ने यहाँ पर स्टेट भी किया। जब हम बोलते हैं ना, ट्राइब्यूनल वाला केस बता रहा था, ट्राइब्यूनल वाले केस में मैंने आपको एक चीज स्टेट करी थी, दैट इज व्हाट, दैट इज कि जब कोर्ट पूरे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करती, क्योंकि उसका एक प्रोविजन खराब होता है, एक प्रोविजन अल्ट्रा वायरस होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस डॉक्ट्राइन को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी, राइट? डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी, उसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी, राइट? सिवरेबिलिटी। एक और डॉक्ट्राइन होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, है तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये बोलता है कि कोई भी लॉ नल एंड वॉइड नहीं होता। जैसे ये वाला जो है, ये लॉ, ये नल एंड वॉइड नहीं किया, ये फॉर द टाइम बीइंग नल एंड वॉइड है। इस पे अभी ग्रैंड लग गया, हो सकता है नियर फ्यूचर ये वैलिड हो जाए, तो इससे वो ग्रैंड हटा दिया जाएगा और लॉ फिर से एक्टिव हो जाएगा, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता है। तो अगेन, लेकिन अगर आप पूरे लॉ को नल एंड वॉइड ना डिक्लेयर करके उसके उस प्रोविजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो जो क्वेश्चनेबल है, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोला जाता है। डू रिमेंबर इट। चलिए आगे बढ़ेंगे, मूविंग फर्दर। पॉलिटिकल वन, पॉलिटिकल वन, पॉलिटिकल वन। चलो, अब ये एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जरूर बोली है, राइट? लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को लेकर क्या है? कंसिडर डिफरिंग नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन टिल कोटा इशू इज लुक्ड इनटू, राइट? बेसिकली अभी अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, तो बेसिकली वो बात हो रही है आपके इस चीज को लेकर कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो क्या 50%, मतलब सी ओवरऑल हम जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 1992 के केस में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, उस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई थी, राइट? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई थी, और इंदिरा साहनी वाले केस में ना एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें एक चीज सिंपल सी बात बोली गई थी, एंड दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट कि जो टोटल रिजर्वेशन है, चाहे वो एडमिशंस को लेकर हो, चाहे वो रिजर्वेशन, चाहे वो आपके जॉब्स को लेकर हो, है ना, तो रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड मोर देन व्हाट, मोर देन 50%, 50% के मार्क को ब्रीच नहीं कर सकता। तो मैक्स टू मैक्स क्या होना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 50% ही होना चाहिए, 50% के बियॉन्ड रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज बोली गई थी, है ना, इंदिरा साहनी वाले केस में। अब पॉइंट है कि हमारे देश में रिजर्वेशन कहां कहां दिया जाता है। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमारे देश में रिजर्वेशन इज गिवन टू हुम, टू दी आपका आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। जैसे अभी क्लैट एग्जामिनेशन दोगे, क्लैट एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, जॉब से मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिलता है, प्रमोशन में मिलता है, उसके साथ साथ आपका व्हाट, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी देखने को मिलता है। कई बार सीट रिजर्व्ड होती है ना एससी एसटी के लिए, है ना, ओबीसी के लिए भी होती हैं, और उसके साथ साथ लोकल बॉडीज। जब हम लोकल बॉडीज की बात करें, मतलब जब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं, उनमें भी सीट रिजर्व्ड होती हैं, राइट, फॉर व्हाट, फॉर दी बैकवर्ड क्लास के लिए, फॉर एससी ओबीसी एंड एसटीज के लिए। लेकिन उसमें भी टोटल रिजर्वेशन 50% के मार्क को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया था? तेलंगाना गवर्नमेंट ने बेसिकली आपका रिजर्वेशन जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में वो एक्सीड कर दिया, वो बढ़ा दिया, है ना, वो बढ़ाते हुए नजर गए। अब उसी चीज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो उसने स्टे लगाया कि बढ़ाओ मत, लेकिन अभी हम इस पे हियर करेंगे, क्योंकि सी द पॉइंट इज, इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल, इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट लॉ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं नहीं 50% के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन मान के चलो अगर नीड है, मान के चलिए 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उस 100 लोगों की पॉपुलेशन में 90% ऑफ द लोग एससी एसटी ओबीसी हैं, फिर तो इस केस में आपको रिजर्वेशन एक्सीड कर सकते हो, बिकॉज देयर आर अगेन 50% से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी हैं, 90% है, तो उस केस में आप एक्सीड कर सकते हो, एक्सेप्शनल केसेस में आप एक्सीड करते हुए नजर आ सकते हो।
राइट। अब पॉइंट यहां पर क्या है, पॉइंट यहां पर है जो तेलंगाना में हुआ और इवन महाराष्ट्र में भी ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना भी कर रही है, महाराष्ट्र भी कर रही है, मेनी स्टेट्स इन इंडिया दे वर इंक्रीजिंग दी बेसिकली रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन आपका लोकल बॉडी पोस्ट, जिसके चलते ओवरऑल रिजर्वेशन भी एक्सीड हो रहे हैं। इसीलिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वी विल बेसिकली लुक इनटू इट, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप डिफर करो नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन जब तक कोटा इशू जो है देख नहीं लिया जाता है ना। तो नॉमिनेशन प्रोसेस को आप डिफर करते हुए नजर आइए, डिफर करते हुए नजर आइए जब तक हम पूरे केस को सुन नहीं लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मूविंग फर्दर, चलो। Now again on the state news. State news में क्या है? That India will become hub of natural farming, science, tradition to lead way. Say Prime Minister. हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली है, that is कि हमारा भारत देश जो है वो हब बनेगा नेचुरल फार्मिंग का, साइंस का, ट्रेडिशन का, और वो एक हमें नया वे देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब बेसिकली वो कर क्या रहे थे? तो बेसिकली वो गए कोयम्बतूर, है ना, कोयम्बतूर में गए और कोयम्बतूर में उन्होंने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट, राइट, जो कोयम्बतूर में हुई उसको अटेंड किया। और उनका वही कहना था कि हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ पुश करना चाहिए और इंडिया हब बनेगा। अगर हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे ना तो इंडिया कैन बी दी हब इन अ नियर फ्यूचर, कैन बी दी हब ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, राइट, इवन द साइंस एंड ट्रेडिशंस एज वेल। उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला है कि नेचुरल फार्मिंग जो है ना, इट इज अ नीड ऑफ 21st सेंचुरी। वो 21st सेंचुरी की नीड है, जरूरत है, राइट। बैट्स फॉर व्हाट? रेस्टोरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, है ना। जरूरी होता है कि सॉइल की हेल्थ जो है वो रेस्टोर हो, क्योंकि हम फर्टिलाइजर और इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डालते हैं जिसके चलते सॉइल की फर्टिलिटी जो है और सॉइल का कंपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड होता हुआ नजर आता है, राइट, और हो भी रहा है। इसलिए आप देखोगे साल दर साल अगर आप एक खेत में ही वही खेती करते हुए चलो तो फर्टिलिटी लूज होती हुई नजर आती है, सॉइल भी खराब होती हुई नजर आती है, राइट। और उन्होंने बोला कि हमें ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ जाना चाहिए जिससे हम साइंटिफिकली स्ट्रेंथ हो, राइट, और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। तो गवर्नमेंट विल सपोर्ट फॉर व्हाट? गवर्नमेंट विल सपोर्ट फॉर ग्रोथ। गवर्नमेंट विल सपोर्ट फॉर व्हाट? सपोर्ट फॉर ग्रोथ। ये चीज यहां पर बताया गया। ठीक है, चलो। अब अगर यहाँ पर ऑथर ने खुद बोला है कि जैसे फार्मिंग को लेकर बात करें तो अभी हमने ना 10 लाख करोड़ प्रोवाइड किए हैं किसान क्रेडिट स्कीम के चलते। तो किसान क्रेडिट स्कीम जो है, जो कि क्रेडिट कार्ड है आपके किसानों का, राइट, उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़, मतलब टोटल बजट जो है गवर्नमेंट का 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। देखिए, 10 लाख करोड़ कर दिया गया है, राइट। और आगे खुद बताया गया कि तमिलनाडु के अंदर अभी 35,000 ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कम्स अंडर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। 35,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है, राइट, वो आपकी आपकी ऑर्गेनिक और आपके नेचुरल फार्मिंग के एम्बिट में आती है, नेचुरल फार्मिंग के एम्बिट में आती है। क्लियर? चलिए आगे क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट स्टेट ट्रांसफर ऑफ आर्मस्ट्रांग मर्डर केस, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ो, राइट, आगे बढ़ो। मूविंग फर्दर। स्टेट न्यूज है, लोकल न्यूज़ है, बिल्कुल आप पॉलिटिकल न्यूज़ है, बिल्कुल आप स्किप करते हुए चलिए, राइट, यू डोंट हैव टू बेसिकली रीड इट नाउ। अब यहां पर वही चीज जो हमने माउस वाला पढ़ा था, है ना, कि इन दी स्टेट ऑफ आपका आंध्र प्रदेश व्हाट हैपेंड, 7 माउस्ड इंक्लूडिंग व्हाट, टेक शंकर, है ना, टेक शंकर, तो ही डाइड। हाँ जी, तो टेक शंकर ही डाइड, उसी को लेकर यहां पर बताया गया। बट नाउ do remember while understanding, but you don't have to basically read it, but again you do keep this thing in mind, that is what, that is कि आप नक्सलिज्म इन इंडिया या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, इस टॉपिक को आप पूरा का पूरा कंप्लीट करते हुए नजर आए, है ना। इसको रिवाइज करिए, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए और इसका पूरा का पूरा कंप्लीट करिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, चलिए। हाँ जी, दिस वन क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन कोटा टू फॉर प्रमोटी जज इन हायर जुडिशियल सर्विसेज, राइट। क्या बताया गया? सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को मना कर दिया, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे रिफ्यूज टू डू व्हाट? रिफ्यूज टू ग्रांट अ रिजर्वेशन फॉर प्रमोटी जज इन दी हायर जुडिशियल सर्विसेज। एचजेएस होता है ना, अगर बेसिकली क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट
जो जजेस होते हैं, मतलब सॉरी, बेसिकली आप एडवोकेट जब होते हो, एडवोकेट आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो ना, उसके बाद ना आप एचजीएस दे सकते हो, है ना, और एचजीएस देने के बाद आप आराम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, राइट। अब सॉरी, हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। सो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस या बार के थ्रू, कोलिजन के थ्रू नहीं, आप एचजीएस एग्जामिनेशन के थ्रू भी बन सकते हो। पॉइंट इस बात का है कि हायर जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू जो जज बने, राइट, क्या उसमें हमें कोटा देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा यहां पर मना कर दिया। तो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय दी चीफ जस्टिस बी आर गवई, उन्होंने बोला कि जो फिक्सेशन है सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल का विद इन दी एचडीएस इज बेस्ड ऑन व्हाट? मैरिट कम सीनियोरिटी विद इन दी कैडर। तो मैरिट के साथ साथ हम सीनियोरिटी भी देखते हैं, लेकिन अगर आप उसमें बोलो कि क्या हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं, नहीं, है ना, रिजर्वेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बैकफंड, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है ना, वही तालिबान के इंडस्ट्री मिनिस्टर इंडिया पे आ रहे हैं, जिससे अगेन रिलेशनशिप और टाइज बूस्टअप हो इंडिया अफगानिस्तान के, और इवन दो पाकिस्तान के ऊपर जो रिलायंस है ना, पाकिस्तान के ऊपर भी, क्योंकि अफगानिस्तान रिलाई करता है, तो अगेन अफगानिस्तान चाहता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर रिलाई होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो रिलायंस को अगर हम पाकिस्तान पे कट डाउन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए नजर आएंगे, तो इंडिया पर बेसिकली वो रिलाई करना चाहते हैं, है ना, इंडिया पर बेसिकली वो रिलाई करना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, मूविंग फर्दर, है ना, ये अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई के यंगर ब्रदर, राइट, 2021 में यूएस भाग गए थे, और वो भी अगेन यूएस में उनके ऊपर और फॉर्ज पासपोर्ट का केस भी चल रहा था, पकड़े गए, डीएनए टेस्टिंग हुई, राइट, प्रॉपर ब्लड वेरिफिकेशन, डीएनए टेस्टिंग, एवरीथिंग वाज डन, वॉइस टेस्टिंग हुई, क्लैरिटी मिली कि अनमोल बिश्नोई ही है, ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई है, और इनका बहुत बड़ा हाथ है आपके बाबा सिद्दीकी के मर्डर में, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में, अच्छा खासा बड़ा हाथ है, एक्सीडेंट हो गए, है ना, यूएस ने उनको वापस भेज दिया इंडिया के, जाओ तुमने इंडिया में क्राइम कमिट किया है ना, तो इसीलिए तुम इंडिया में ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, मूविंग फर्दर, मूविंग फर्दर, राइट। चलो नाउ हियर व्हाट हैपेंड, बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, अभी वहां पर देखा जाए बांग्लादेश में टेंशन है, टेंशन क्यों है? क्योंकि उन्होंने शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी, राइट, इसीलिए बांग्लादेश ने इनवाइट किया है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को कि आप ढाका आओ, है ना, इवन दो हमारे रिलेशनशिप जो है वो अभी टेंस बने हुए हैं, राइट, टेंस है, इतने अच्छे नहीं है, राइट, नॉट 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 जो होने चाहिए, खराब है, राइट, सबसे अभी लो पर है करंट सिचुएशन में, 21st सेंचुरी में सबसे लो पर है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप, तो इसीलिए आप आइए, लेट्स सी कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न जो है आपका बांग्लादेश को इंडिया के साथ, एंड दैट इज रिगार्डिंग आपका शेख हसीना को लेकर के, शेख हसीना जो है ना, वो जब आउटस्टर हुई, जब उन्होंने रिजाइन किया बांग्लादेश में, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो वो भागी, और वो भागी कहां पर? इंडिया, और इंडिया ने उनको असाइलम दे दिया, राइट, इंडिया में ही है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल जो है इन दी बांग्लादेश, उसने उनको सजाए मौत दे दी, क्यों? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, तो इसीलिए, राइट, इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक टसल बना हुआ है, और इंडिया ने भी खुद बोला कि हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेंगे। इंडिया ने ये नहीं बोला है कि हम आवामी लीग और शेख हसीना को बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, नहीं, इंडिया ने बोला कि वी विल टेक द कंसिडरेशन ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स, हम सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का कंसिडरेशन लेंगे, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का हम कंसिडरेशन लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज क्या है, ये रहा, सुप्रीम कोर्ट आज केरला गवर्नमेंट की प्ली हियर करेगी चैलेंजिंग एसआईआर, क्योंकि केरला में एक बीएलओ ने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर ऑफ एसआईआर, राइट, एंड जिसके चलते केरला गवर्नमेंट और जितनी भी अपोजिशन, जितनी भी रूलिंग पार्टी है एक्सेप्ट बीजेपी, सब पहुंच गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल करने कि भाई ये क्या हो रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर जो है गलत है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बेसिकली बताया। उन्होंने बोला कि देखो मैन पावर की कमी है, आप एसआईआर करो लेकिन मैन पावर की बहुत कमी है ना, एसेंशियल गवर्नमेंट फंक्शंस हिंडर हो रहे हैं, क्यों हिंडर हो रहे हैं? क्योंकि जो बीएलओ है, बीएलओ कौन है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर एसआईआर का काम करेंगे तो नॉर्मल जो एसेंशियल गवर्नमेंट फंक्शन है वो कौन करेगा?
उनके लिए हम क्या फिर से दूसरे लोगों को रिक्रूट करें? तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इसीलिए वो लोग कहाँ जा रहे हैं? इसीलिए वो लोग, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो इसीलिए वो लोग कहाँ जा रहे हैं? इसीलिए वो लोग जा रहे हैं आपका सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आज उनकी केस को हियर करने वाला है। ठीक है। आयरन लेडी की जैसी ही बात आती है तो हमारे दिमाग में कौन आता है? इंदिरा गांधी, है ना? तो जब हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और अभी तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही हैं, राइट? बताया गया सोनिया गांधी के द्वारा, दैट इज सोनिया गांधी जो उनकी डॉटर इन लॉ है और अगेन द कांग्रेस की आपकी प्रेसिडेंट भी है, राइट? उनका खुद ये कहना है, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन भी है सोनिया गांधी, उनका ये कहना है कि इंदिरा गांधी ने भाई डेडिकेट हो गई पूरी कंट्री के लिए और उनकी पॉलिसीज जो है उनकी पॉलिसीज पॉवर्टी, डेप्रिविएशन, कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ती थी, है ना? अब ये रिमार्क क्यों दिए गए? ये रिमार्क इसलिए दिए गए क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम पर एक अवार्ड है एंड दैट अवार्ड इज नोन एज व्हाट? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, राइट? तो ये चीज, तो अगेन इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2024, ये अवार्ड किसको मिला? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड जो कंट्री है ना, जिसको लोग चिली भी बोलते हैं साउथ अमेरिका में, लंबी सी कंट्री है, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड दैट इज मिशेल बैचलेट। तो मिशेल बैचलेट जो कि अभी सर्व कर रही है यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट? कौन सा अवार्ड? दैट इज इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2024। मिशेल बैचलेट जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है और चाइल्ड की, और अभी करंट में यूएन हेड है ऑफ दी व्हाट? यूएनएचआरसी की, राइट? यूनाइटेड, आपका यूनाइटेड नेशन कमिश्नर, यूनाइटेड यूएन हाई कमिश्नर आपका फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, है ना? अब देखो, अब अगर हम यहां पर बात करें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। क्या हुआ कि राहुल गांधी, है ना, लगे हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है, ये है, वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वोट फ्रॉड हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड दिस ईयर, राइट? इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत एक्विजिशन लगे, बहुत ज्यादा। इंटरेस्टिंगली एक भी प्रूफ नहीं हो पाया, एक भी प्रूफ नहीं हो पाया। आए जरूर उन्होंने, दो तीन बार उन्होंने आपका पब्लिक के सामने उन्होंने प्रॉपर, अच्छा एक अच्छी बात है राहुल गांधी की, दैट आई टोटली एक्सेप्ट, है ना? एक अच्छी बात है जो कि मोदी जी से कई गुना अच्छी बात है, एंड दैट इज व्हाट? मोदी जी कभी मीडिया को फेस नहीं करते, बल्कि करना चाहिए। ही शुड बी आंसरेबल टू दिस नेशन, राइट? ही शुड बी आंसरेबल टू दिस नेशन। राहुल गांधी टस हर सगे आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना स्टार्ट कर देते हैं वो, इवन दो उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते, लेकिन वो करते हैं, है ना? एक अच्छी बात तो है, एक अच्छी बात तो है, और वो शायद कभी कभी आज हो सकता है उनके लिए वो बैकलैश बनी हो राहुल गांधी के लिए कि वो बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अनप्रिपेयर्ड होके थोड़ा सा लगते हैं कि अनप्रिपेयर्ड होके आए हैं। पता नहीं प्रिपेयर्ड होके आए हैं कि नहीं, अनप्रिपेयर्ड होके लगते तो जरूर है कि समटाइम्स वो कहीं ना कहीं ऐसे आंसर से ऐसे रिप्लाई दे देते हैं। बट हाँ, अभी हो सकता है उनके लिए बैकलैश हो, लेकिन इन द नियर फ्यूचर व्हेन द नेक्स्ट जनरेशन विल कम, राइट, व्हेन द नेक्स्ट जनरेशन विल बिकम द वोटर्स, सो दे वांट द ट्रांसपेरेंसी, दे वांट अकाउंटेबिलिटी, they don't want a person that who act like a god, or who basically आपका doesn't do any press conference, doesn't connect with media, not answerable to the media, not answerable to the people of India. His ministers, his juniors basically वो देते हैं, तो वो चीज शायद आने वाली जनरेशन एक्सेप्ट ना करे, है ना? हो सकता है, होगा भी ऐसा। चलो, क्योंकि बदलाव तो हमेशा आता है। चुनाव तो भाई इंदिरा गांधी भी हारी है ना? जवाहरलाल नेहरू ने कभी चुनाव नहीं हारा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने केरला में चुनाव हारा है, ऐसा नहीं है, राइट? तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बार भी अगर आप इलेक्शन को देखोगे, लोकसभा के इलेक्शंस को देखोगे, इस बार भी जनता ने अच्छा खासा वोट दिया है बीजेपी को। वोट तो दिया, लेकिन कांग्रेस को भी दिया। तो ये भी सबक दिया कि भाई लिमिट में रहिए। बीजेपी को बोला उड़ना नहीं है, भगवान नहीं बनना है, और कांग्रेस को बोला है कि आप तो इतनी सीट दे दी गई है कि आप स्ट्रॉन्ग आप अपोजिशन में रहिए। अभी आप इतने केपेबल नहीं हुए कि आप सरकार बना सकें और देश को चला सकें। चलिए, लेट्स सी, है ना, क्या होता है आगे चल के। बट हाँ, बाकी यहाँ पर बताया गया 272 एमिनेंट सिटीजंस अक्यूज अपोजिशन ऑफ टारिशिंग पोल बॉडी। बेसिकली 272 एमिनिस्ट, जो कि इसमें फॉर्मर जजेस हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, जिन्होंने लेटर लिखा है, राइट? और लेटर में उन्होंने ये बोला कि अपोजिशन जो है वो पोल बॉडी को टार्निश कर रही है फालतू में, लोगों का ट्रस्ट कम होता है इस सारी चीजों पे, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है,
राइट, ये चीज यहां पर स्टेट किया गया। चलो लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ अभी फॉर द टाइम बिंग ये चीज बोली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर ना, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। क्या है, अच्छा एक सेकंड रुकना। हाँ जी, ये बेसिकली क्या है, ये अगर न्यूज पढ़ोगे ना, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी टुडे ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन गवर्नर्स टाइमलाइन। तो बेसिकली वो गवर्नर के टाइमलाइन के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका जजमेंट सुनाएगा। तो बेसिकली आज यही है कि सुप्रीम कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, है ना। याद है तमिलनाडु वाला केस हुआ था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नर की पावर को डिस्कस किया गया था कि गवर्नर का जो पावर है अंडर आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 इट्स अ पावर, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातें बोली थी। पहली बात ये बोली थी कि वो पावर नहीं है, दैट इज अ ड्यूटी, इट्स नॉट द पावर ऑफ द गवर्नर, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नर, राइट। फिर टाइमलाइन सेट कर दिया था कि विद इन 3 मंथ्स उन्हें बिल पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, या तो वो वापस भेजे, या तो वो असेंट दे दें, या तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए रखें, लेकिन इंडेफिनिट पीरियड तक वो अपने अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते, नहीं तो ऐसे गवर्नेंस कैसे चलेगा, है ना। ये चीज बोली गई थी, राइट। तो अब उसी चीज को लेकर जब ये बात उठी कि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर एक टाइमलाइन लग गई कि भाई 3 महीने के अंदर आपको बिल पे एक्शन लेना है, इसको लेकर प्रेसिडेंट ने अंडर द आर्टिकल 142 जो कि एडवाइजरी जुडिक्शन बात करता है, 142 ही है ना गाइस, कौन सा आर्टिकल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट आपका दिस वन एडवाइजरी जुडिक्शन, हाँ नहीं 142 is about this one, a complete justice, supreme court can pass any order, any decree or any judgment to do the complete justice, right, if I'm not wrong 143, right, 143, yeah. So it grant the power, it talks about advisory jurisdiction, it grant power to the president to take advice on the what, advice on the matters from supreme court, right। अब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाइंड है, द आंसर इज नॉट इन एवरी केस। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऑलरेडी ये मैटर अभी एडजुडिकेशन में चल रहा है, अभी उस पर कुछ हमने जजमेंट नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको फिर उस चीज को रिजेक्ट कर सकता है, राइट, उस चीज पे डिमांड को लेकर रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन आज देखो, है ना, आज देखो, आज जजमेंट होता हुआ नजर आएगा, लेट्स सी क्या होता हुआ नजर आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर आगे बढ़ेंगे। हिंदू हटाइए, नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, है ना जी। दिस वन क्या है, विड्रॉ ड्राफ्ट सीड बिल फार्मर्स ग्रुप टेल गवर्नमेंट, है ना। तो सरकार अभी सरकार ने अभी बेसिकली ड्राफ्ट रिलीज किया ना सीड बिल का, बीज को लेकर जो बिल बनाया जा रहा है, इसको लेकर जो फार्मर्स का ग्रुप है उन्होंने सरकार को बोला है कि इसको विड्रॉ करो, हम नहीं मानेंगे, राइट, सीड बिल सही नहीं है, ड्राफ्ट सही नहीं है। चलिए बाकी यहाँ पर तो अगेन हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रशिया में है, राइट, मैंने बता भी था, फर्स्ट पेज में हम डिस्कस भी किया था। तो इसीलिए कल जयशंकर साहब ने क्या किया, जयशंकर साहब ने इनॉग्रेट किए 2 नए कॉन्सुलेट रशिया में, जिससे न्यू दिल्ली एंड मॉस्को, मतलब रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप बढ़ते हुए नजर आए, हेल्स होते हुए नजर आए, राइट, बढ़ते हुए नजर आए। ये चीज बेसिकली यहां पर स्टेट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। अगेन ऑन दी नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज में क्या दिया, नेशनल न्यूज में बात की गई क्लाइमेट टॉक्स वीर अवे फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइज, द पॉइंट इज कि सीओपी 30 चल रहा है, मतलब 30 सालों से सीओपी हो रही है, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन टॉक्स में, इन सीओपी में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन को लेकर कोई काम नहीं करता, है ना, इंप्लीमेंटेशन को लेकर कोई काम नहीं करता, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट वाज हैपनिंग, बहुत प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहे हैं आपके ब्राजील के बेलम में, है ना। तो वही यहां पर बोला गया दैट क्लाइमेट टॉक्स वेयर अवे फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन, क्लाइमेट टॉक्स मतलब सीओपी में, सीओपी जो है हमेशा इंप्लीमेंटेशन से दूर भागता हुआ नजर आता है ना। बताया गया कि अगेन डिफरेंसेस हैं नेशंस के बीच में ओवर फाइनेंसिंग को लेकर, कि कौन कितना फाइनेंस करेगा, कौन कितना पैसा देगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव टू पे मोर, उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए, बट अगेन दे से कि नहीं, ऐसा नहीं, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो
करना है मिटिगेटिंग अडेप्टिंग लेकर इसकी वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से जो प्रोग्रेस है उसको नुकसान। हाँ जी, विजिबल। तो भाई, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ओवर फाइनेंसिंग इन पाथवेज, जिसकी वजह से प्रोग्रेस जो है वो रुकता हुआ नजर आता है, और क्लाइमेट एक्शन में एक डिसाइसिव डील नहीं हो पाती, है ना, एक डिसाइसिव डील होती हुई नजर नहीं आती, है ना, नजर नहीं आती। तो वही यहां पर बोला गया, स्टॉप दी ब्ला ब्ला डाउन विद गैस इन एशिया, राइट। ये ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट लोग जो है चैंट करते हुए नजर आ रहे हैं, चैंट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी बताया गया कि जैसे लास्ट ईयर ऑथर ने यहां पर खुद स्टेट किया कि जब हम बात करें लास्ट ईयर बाकू में, अजरबैजान में, जब COP29 हुआ था, तब ये कंक्लूड किया गया था कि जो रिच कंट्रीज हैं, मतलब डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो डिलीवर करेंगे $300 बिलियन हर साल बाय 2035। तो बाय 2035 दे विल बी डिलीवरिंग $300 बिलियन एनुअली, जस्ट टू मिटिगेट एंड अडेप्ट दी व्हाट, क्लाइमेट चेंज, है ना। जिसको ये बोला गया था कि भाई ये $300 बिलियन ना इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट है। ये इनसफिशियंट इसलिए है क्योंकि इससे 2 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड हीटिंग नहीं रुक सकती, है ना, बिल्कुल नहीं रुक सकती। तो ऑथर का वही कहना है कि हम लोग फाइनेंसिंग को लेकर बहुत डिफरेंसेस हैं, राइट, पाथवेज को लेकर बहुत डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते कोई मेजर एक्शन नहीं लिया जा पाता, क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई मेजर एक्शन नहीं लिया जा पाता। वो चीज यहां पर बताया गया, वो चीज बेसिकली यहां पर ऑथर ने स्टेट किया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। मूविंग फॉर द क्या है, देखो, इसरो टेस्ट कर रहा है बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट ऑन सी, क्रायोजेनिक। सी का मतलब होता है क्रायोजेनिक 20 इंजन। आप हमेशा देखोगे जब भी हम GSLV मार्क थ्री लॉन्च व्हीकल जो है, अभी LVM मार्क थ्री इसको हम बोल सकते हैं, है ना, लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री अभी तक का सबसे हैवी वेट उठाने वाला और सबसे एडवांस लॉन्च व्हीकल। उस क्योंकि 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, इवन GSLV की भी 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से? पहला लिक्विड स्टेज, दूसरा, पहला सॉलिड स्टेज, दूसरा लिक्विड स्टेज, तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज। तो तीसरे स्टेज में जो इंजन चलता है, जो थर्ड स्टेज, जो थर्ड गियर में इंजन चलता है, लास्ट स्टेज है, राइट, वो है CE20, क्रायोजेनिक इंजन 20, राइट, क्रायोजेनिक इंजन 20। अभी क्या है, इस क्रायोजेनिक इंजन का इसरो जो है वो बूटस्ट्रैप आपका क्या करता हुआ नजर आ रहा है, आपका टेस्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लिखा है इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया क्या, बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट, राइट, एक नया तरीके का टेस्ट है बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट। मतलब खुद से ही स्टार्ट हो जाए, उसको कोई पुश की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, खुद से ही। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, राइट। तो बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट हो चुका है क्रायोजेनिक इंजन मतलब CE20 में, राइट, जो कि पावर करता है अपर स्टेज, मतलब थर्ड स्टेज। अपर स्टेज का मतलब थर्ड स्टेज ऑफ दी लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री। अपर, क्योंकि 3 ही स्टेज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, तो अपर स्टेज मतलब थर्ड स्टेज को बेसिकली करता है, राइट। और ये जो टेस्ट हुआ CE20 क्रायोजेनिक इंजन का, सक्सेसफुल रहा, कंडक्टेड अंडर दी वैक्यूम कंडीशन, बिल्कुल वैक्यूम कंडीशन में किया गया। क्यों? क्योंकि स्पेस में कोई भी आपका एयर नहीं होती, वैक्यूम होता है, इसीलिए वैक्यूम कंडीशन में वो अगेन परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, दैट इज समथिंग क्वेश्चनेबल, जो कि उसने सक्सेसफुली किया। तो वैक्यूम कंडीशन में भाई इसको आपका चेक किया गया इन दी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है, वहां पर किया गया। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। मूविंग फर्दर मूविंग फर्दर साइंस पेज में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आगे बढ़ते हुए चलिए ऑन दी व्हाट, ऑन दी एडिटोरियल वन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एडिटोरियल, डू वी हैव एन इंपॉर्टेंट वन? तो क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ चाइल्ड केयर वर्कर्स, राइट, रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ चाइल्ड केयर वर्कर, है ना। ये चीज नहीं है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्किप करिए, आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ व्हाट दिस सेज, ब्रेकिंग द रूल्स, राइट, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मस्ट रिमेन द एक्सेप्शन नॉट द रूल, है ना।
नॉट द रूल। एक बार आप इसको भी बेसिकली स्किप करते हुए नजर आ सकते हो, राइट? इसको भी स्किप करो फॉर द टाइम नहीं, है ना? ये एनवायरमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू बेसिकली कीप दिस इन माइंड, राइट? एक तो ये वाला आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेट विद रियाद, क्योंकि यूएस और अगेन सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप वापस से रीसेट, वापस से ऑन ट्रैक आ रहे हैं। तो एक तो हम ये पढ़ेंगे, राइट? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हम इसको देखेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन ओपिनियन पे जाएंगे। तो क्या लिखा है? हिडन कॉस्ट ऑफ पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर, इसको हम कवर करते हुए चलेंगे, राइट? तो ये एडिटोरियल हम कवर करेंगे एंड दिस वन कवर। बाकी अगर आप देखो तो ये ट्यूबरक्लोसिस को लेकर है, तो ट्यूबरक्लोसिस की स्टडी है, डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है ये नहीं है ना? बाकी दिस वन इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट दी आपके आपके उस चीज को लेकर क्या बोलते हैं, आपका इंटरनेशनल डे फॉर केयर एंड सपोर्ट को लेकर नहीं, है ना? नहीं, तो उसको भी पढ़ना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? तो फॉर द टाइमिंग अभी आप इसको रोको, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और इन सब की यहाँ पर बात हो रही है, बट इन डिफरेंट सेंस में बात होती हुई नजर आ रही है ना? डिफरेंट सेंस में बात होती हुई नजर आ रही है। तो आई वुड बी रिकमेंडिंग जस्ट डू नॉट stick to this editorial and read these two one, that is something which is very very important, है ना? which is something which is very very important। तो इन दो एडिटोरियल्स को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले दैट इज अबाउट रीसेट विथ रियाद। अब रीसेट विथ रियाद में क्या है, तो यहां पर बताया गया यूएस सीम टू हैव डिहाइपरनेटेड सऊदी अरेबिया एंड इजराइल इन द वेस्ट एशिया प्लान, राइट? अब यहां पर एक टर्म हमें देखने को मिल रहा है, डिहाइपरनेटेड। अब डिहाइपरनेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, डिहाइपरनेटेड पॉलिसी इंडिया अडॉप्ट करता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी था आपको, राइट? मैंने टर्म कॉइन नहीं किया था डिहाइपरनेटेड, डिहाइपरनेशन नहीं बोला था, लेकिन हाँ मैंने आपको उसकी मीनिंग बता दी थी। क्या? कि भारत के क्या रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ, और क्या रिश्ते हैं यूएस के साथ, ये दो अलग अलग स्टैंड करते हैं भाई, राइट? इंडिया चूज करेगा कि कब उसको ईरान के क्लोज जाना है या कब उसको यूएस के क्लोज जाना है, लेकिन दोनों के साथ रिलेशनशिप बना के रखेगा, लेकिन उन दोनों रिलेशनशिप का कोई भी लेना देना नहीं होगा, राइट? कोई भी लेना देना नहीं होगा। जैसे इंडिया ने रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे हैं और यूक्रेन के साथ भी। तो अब ये देखिए, जो कंट्री आपस में लड़ रही हैं, उन दोनों कंट्रीज और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे खासे रिलेशनशिप है, गुड रिलेशनशिप, राइट? और that is what dehyphenation theory is, right? That is what dehyphenated is, कि it doesn't matter कि इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई चल रही है, इंडिया का रिलेशन दोनों के साथ रहेंगे उनके खुद के टर्म्स पर, इंडिया के खुद के टर्म्स पर है। दैट्स व्हाट यूएस इज डूइंग, क्योंकि सऊदी अरेबिया का अगर वेस्ट एशिया में कोई दुश्मन है तो वो ईरान है, जो कि यूएस का भी कॉमन दुश्मन है। दूसरा कोई दुश्मन अगर उसको नजर आता है वो है कौन? इजराइल। इसीलिए यूएस ने क्या किया, यूएस ने एक बहुत ही बड़ा गेम प्लान किया है, दैट इज कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में हम इजराइल और सऊदी अरेबिया की जब हम बात करेंगे तो हम लोग डिहाइपनेटेड, डिहाइपनेशन आपका फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए नजर आएंगे। मतलब यूएस और सऊदी के क्या रिलेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है, यूएस और इजराइल के क्या रिलेशंस है, यूएस और इजराइल के क्या रिलेशंस है। तो वही लिखा गया कि सऊदी के क्राउन प्रिंस एमबीएस सॉरी मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस गए और मार्क किया द ऑफिशियल एंड ऑफ अ ब्रीफ चिल इन रिलेशनशिप बिटवीन द मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब स्टेट, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप थोड़े से टर्मोइल में आ गए थे। और वो टर्मोइल में बेसिकली आना स्टार्ट हो गया था, एक जर्नलिस्ट थे, राइट, खगूसी, खगूसी के डेथ का। हाँ जी, नाउ विजिबल, आई थिंक विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, हाँ विजिबल, या सो या
सो अब यहाँ पर देखा जाए तो एक जर्नलिस्ट थे, तो जर्नलिस्ट खगोसी की डेथ हुई थी क्योंकि वो सऊदी अरब कॉन्सुलेट गए और उसके बाद वो बाहर निकले ही नहीं, और वो एक्विजिशन ना डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर लगाया गया। और इंटरेस्टिंगली ये ट्रम्प का फर्स्ट टेन्योर था ना, तब से लग रहा है, राइट, तब से लग रहा है। तो ट्रम्प साहब ने ही रिलेशनशिप थोड़े थोड़े से खराब करना स्टार्ट किए थे सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, सऊदी अरेबिया समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, and that is why he was basically engaging with Saudi Arabia, right? He was engaging with Saudi Arabia, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को ऑफिशियल विजिट व्हाइट हाउस में बुलाया एंड लेट्स हैव अ चिल पिल वाला डिस्कशन, राइट? आगे वही बताया गया, ties had hit a low after जमाल खगोसी, मैं वही कि सबसे बड़ा इनके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जो पहला इंपैक्ट आया वो तब आया जब जमाल खगोशी, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, साउदी डिसेंडेंट जर्नलिस्ट, इन द यूएस मर्डर हुआ इनसाइड द किंगडम्स, मतलब सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट जो कि इस्तांबुल में है, अक्टूबर 2018 में जब मौत हुई। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बाद में कंक्लूड किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर दिया था उनके मारने का उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान, राइट, ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, जब 2019 में इलेक्शन कैंपेन चल रहा था क्योंकि 2020 में नए प्रेसिडेंट को चुनना था, तो उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बाइडेन ने वादा किया था कि वो मोहम्मद बिन सलमान को अकाउंटेबल ठहराएंगे, राइट, मोहम्मद बिन सलमान को अकाउंटेबल ठहराएंगे, यट मिस्टर बाइडेन आए, है ना, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा, मिस्टर बाइडेन हु टुक स्टेप टू रिहेबिलिटेट आपका रिहेबिलिटेट दी प्रिंस, है ना, रिहेबिलिटेट दी प्रिंस भी गए, उन्होंने ट्रेवल किया, जेद्दा गए थे, जेद्दा, तो जेद्दा इज इन सऊदी अरेबिया मेजर सिटी, राइट, जेद्दा गए जुलाई 2022 में, वहां पर उन्होंने ग्रीट किया आपके हायर ऑफ दी सऊदी थ्रोन को, है ना, ट्विस्ट बम भी किया। तो अगेन द पॉइंट इज कि कैंपेनिंग के दौरान तो बहुत वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा फलाना ठिकाना होगा, लेकिन सबको पता है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, कंट्री के रिलेशंस की बात करते हैं, तो कोई क्या कर रहा है, राइट, हम उस पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते। इवन दो जो बाइडेन जीते, जो बाइडेन, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं मोहम्मद सलमान के अगेंस्ट, इवन दो उन्होंने वादा किया था हम करेंगे, राइट, वादा किया था हम करेंगे, और उसके साथ साथ वो कुछ तो किया नहीं उनके अगेंस्ट, और ऊपर से चले गए और उनके साथ फिस्ट बम कर रहे हैं, राइट, रिलेशनशिप को एनहांस करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। लेकिन वही यहां पर बोला डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ब्रोक किया 2022 अब्राहम अकॉर्ड, 2020 में अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने ही ब्रोक किया था। अब्राहम अकॉर्ड इज समथिंग द स्टेप टुवर्ड्स कि अरब कंट्रीज और इजराइल के रिलेशनशिप को क्या किया जाए, एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए, राइट, जिससे यूएई, बहरीन, मोरक्को, ये सारे नेशन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करना भी स्टार्ट कर दिया था, है ना, अरब पार्टनर्स के साथ। तो वो एक स्टेप था जिससे जो अरब कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे इजराइल के क्लोज आती हुई नजर आ रही थी, राइट, ये चीज। लेकिन अगेन कुछ उस पर एडवांसमेंट इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन की, या इजराइल और हमास की वॉर स्टार्ट हो गई, तो सऊदी अरेबिया भी एक कंट्री बनता जो इजराइल के साथ रिलेशनशिप को एनहांस करता। लेकिन ट्यूसडे को जब एमबीएस हमारे नहीं व्हाइट हाउस में गए, यूएस में गए, तब उन्होंने एमबीएस के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को डिफेंड किया, क्लेम किया कि प्रिंस को कुछ नहीं पता था, राइट, मोहम्मद बिन सलमान को कुछ नहीं पता था जमाल खशोगी के बारे में, है ना, है ना, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम सऊदी अरेबिया को टैंक्स बेचेंगे, F-35 फाइटर जेट्स भेजेंगे, इवन दो इसराइल को ऑब्जेक्शन है, इसराइल के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हम ये चीज करने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया को एक्सेस मिलेगा अमेरिका के मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स का, अमेरिका के मोस्ट एडवांस कंप्यूटर चिप्स का इनको एक्सेस मिलने वाला है। और क्योंकि एमबीएस जो है वो सबसे बड़ा, राइट, डेटा सेंटर बनाते हुए चल रहे हैं सऊदी अरेबिया में, जिससे वो सऊदी अरेबिया को टेक्नोलॉजिकली पावर हाउस बना सके। हिस्टोरिकली बात करें, सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया के जो ह्यूमन राइट्स रिलेशनशिप है, राइट, ह्यूमन राइट्स के जो उनके आपके आपके ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है सऊदी अरेबिया का, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल प्ले किया यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप में, है ना, जियोपॉलिटिकल एनर्जी इंटरेस्ट, राइट, जियोपॉलिटिकल और एनर्जी इंटरेस्ट की वजह से ये दोनों कंट्रीज बहुत क्लोज हैं, राइट, बहुत क्लोज हैं। आगे उन्होंने खुद बोला देयर हैज बीन मूवमेंट ऑफ स्ट्रेन, ऐसा भी नहीं है कि मूवमेंट ऑफ स्ट्रेन नहीं रहा, स्ट्रेन भी रहे सऊदी और यूएस के बीच में। जैसे 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया था, ऑयल शॉक था, इवन 9/11 के बाद भी, राइट, और तब भी इंडिया और यूएस और सऊदी के रिलेशनशिप खराब होते हुए नजर आए थे, इवन जमाल खशोगी के मर्डर के बावजूद भी रिलेशनशिप खराब होते हुए गए, लेकिन दोनों कंट्रीज कंसिस्टेंटली उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को
ज्यादा प्रायोरिटाइज किया ओवर वैल्यूज। उन्होंने वैल्यूज को थोड़ा साइड में रखकर स्ट्रेटेजिकली, राइट, स्ट्रेटेजी को या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप या स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी। उन्होंने बोला कि ये जरूरी है, ये आपके लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, वैल्यूज को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, है ना, वैल्यूज को हम साइड में रखते हैं। तो वैल्यू वाला आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता, इसीलिए अमेरिका और सऊदी अरेबिया बहुत अमीर है, राइट, ये चीज बोला गया। फिर अब यहां पर बताया भी कि वन परसिस्टेंट कंप्लायंस भी था, ऑथर ने यहां पर खुद बोला कि वन परसिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन भी था। एंड हाउएवर हैज बीन इजराइल, अमेरिका का जो सबसे क्लोजेस्ट अलाई है, व्हिच डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद रियाद, राइट। आफ्टर द एब्राहम अकॉर्ड वाज साइन, जब एब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुश किया था सऊदी अरेबिया को कि वो भी एब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे और फॉर्मली रिकॉग्नाइज करे या टाइज नॉर्मलाइज करे इजराइल के साथ। इवन मोहम्मद बिन सलमान ने सितंबर 2023 में बोला भी था कि सऊदी और इजराइल जो है वो एडवांस स्टेज पर है नेगोशिएशन के, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया। जब सऊदी बिल्कुल क्लोज आ गया था, है ना, इजराइल के साथ रिलेशनशिप को एनहांस करने में, 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया, जिसके चलते वो पूरे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है बनता हुआ नजर आया, पूरे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ नजर आया। ठीक है, ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरदर नाउ। नेक्स्ट वन, the next one is about what? The next one is about hidden cost of polluted ground water, है ना। यहां पर जो बात आ रही है वो बात आ रही है ग्राउंड वाटर की, वो भी polluted ग्राउंड वाटर की, है ना। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ऑथर ने सबसे पहले जो एग्जांपल दिया वो पंजाब का एग्जांपल दिया। पंजाब के एग्जांपल में उन्होंने ये चीज बोला कि on the sweltering afternoon in Punjab, a farmer lowers his bucket into the well that has sustained his family for the generation। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पंजाब में एक किसान जो है उसने अपनी एक बाल्टी जो है वो कुएं के अंदर डाली, और क्यों वो कुएं के अंदर इसलिए डाली क्योंकि उसको पानी चाहिए, और वही पानी जो कि उसकी पिछली जनरेशन और अगेन उसके दादा परदादा उसी से आपका पानी पीते थे, अब वो अपने बच्चों को पानी पिलाना चाहता है उस वेल से। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो पानी है दिख साफ रहा है, राइट, लेकिन टेस्ट जब हुआ तो एक अलग स्टोरी रिवील होती हुई सामने आई। तो दिखने में साफ है पानी, बट टेस्ट हुआ तो एक डिफरेंट स्टोरी दिखी। क्या? कि यूरेनियम लेवल जो है वो परमिसिबल लिमिट से कई गुना ज्यादा है। तो यूरेनियम लिमिट जो है उस वाटर में कंपैरेटिवली इट्स वेरी मच हायर देन द परमिसिबल लिमिट, है ना। और आसपास के गांव में जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो स्केलेटल डिसफॉर्मिटीज होती जो है फ्रॉम दी व्हाट फ्लोराइड लेसिड ग्राउंड वाटर से आपका सफर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द नेबरिंग विलेजेस जिसकी वजह से, राइट, बच्चे दे वर सफरिंग फ्रॉम स्केलेटल डिसफॉर्मिटीज, है ना, स्केलेटल डिसफॉर्मिटीज जो है फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और फैमिली जो है उनके पास पैसा कम है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल विजिट बहुत कम कर पाते हैं, राइट। तो ऑथर ने बताया कि जो भी हो रहा है ना, ये सिर्फ अकेला पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडी नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक क्लैमिटी भी बताती हुई नजर आती है कि हम लोग इकोनॉमिकली भी कितने वीक हैं, इकोनॉमिकली भी कितने वीक हैं। क्लियर? आगे बताया गया कि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, उसने एक ग्रिम पिक्चर हमें शो करी। बताया गया कि 1/5 ऑफ द सैंपल, है ना, मतलब 20% ऑफ द सैंपल जो कलेक्ट किए गए 440 डिस्ट्रिक्ट से, राइट, उनमें सेफ कंटेमिनेशन लिमिट जो है वो एक्सीड होता हुआ पाया गया। पंजाब अकेले में थर्ड शो, मतलब 1/3 ऑफ दी सैंपल जो हैं वो यूरेनियम अबव दी परमिसिबल लेवल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, विद फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑथर ने बोला कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर पे, पता है कितने लोग डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर पे? 600 मिलियन लोग, 600 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, 600 मिलियन, है ना, 600 मिलियन। और ये 600 मिलियन डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पसेस। अगर ये ग्राउंड वाटर में ये सब लिमिट, ये सब परमिसिबल लिमिट ज्यादा है, यूरेनियम ज्यादा है, फ्लोराइड ज्यादा है, आर्सेनिक ज्यादा है, तो आप ये समझिए कि ये नेशनल क्राइसिस बन सकता है, नेशनल क्राइसिस बन सकता है। और उसी पानी का खाया हुआ सब्जी हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो, राइट। ये चीज यहां पर बताया गया। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट भी किया है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड वाटर soil drains in India are nearly $80 billion each year। ऑथर ने बताया कि इस वजह से, राइट, पोल्यूटेड वाटर की वजह से 80 बिलियन पर ईयर आपका इंडिया की इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालता है।
इंडिया की इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालता है, ये चीज बोला गया, विच इज अबाउट 6% ऑफ द जीडीपी, 6% है हमारी जीडीपी का, इतने में इंपैक्ट डालता है। क्योंकि जो हेल्थ कॉस्ट है फ्रॉम द अनसेफ वाटर रन्स इनटू बिलियंस एनुअली, क्योंकि कई सारे बच्चे, कई सारे लोग अफेक्ट होते हैं, उनकी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी वाटर, अनहेल्दी ड्रिंकिंग वाटर, राइट, अनहेल्दी ड्रिंकिंग वाटर, ये चीज यहाँ पर बताई गई है ना। पीपल एट रिस्क, ऑथर ने खुद बोला यहाँ पर, देखो कंटेमिनेट होना वाटर और ह्यूमन लाइफ चली जाना, राइट, ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है कि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ह्यूमन लाइफ जा रही है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच अलार्मिंग, राइट। गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट है आपका महसाना, महसाना डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत सारे लोग फ्लोरोसिस की वजह से डिसेबल्ड वर्कर देखने को मिलेंगे, उनकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई, राइट। हाउस होल्ड में जो साइकिल ऑफ वेजेस है, राइट, वो लॉस होता हुआ जा रहा है, मेडिकल बिल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। जो डायोरियल इलनेस है वो अभी भी हजारों, 100 लोगों को मारता हुआ नजर आता है ना, 1000 से 100 बच्चों लोगों को मारता हुआ नजर आता है अंडर द एज ऑफ 5, अंडर द एज ऑफ 5। तो ये चीज यहां पर ऑथर बता रहे हैं कि ये आपका ड्रिंकिंग वाटर मतलब ग्राउंड वाटर से हो रहा है। फिर आगे ऑथर ने बताया कि एग्रीकल्चर है ना, विच एम्प्लॉय 40% ऑफ द इंडियन, 40% ऑफ द इंडियंस इन इंडिया दे आर एम्प्लॉयड इन दी व्हाट, एग्रीकल्चर, है ना, वो भी इसके एम्बिट में। क्यों? क्योंकि उस पानी को वो खेत में डालते हैं, और उस पानी को जब वो खेत में डालते हैं तो सॉइल भी डिग्रेड होता है, सॉइल भी डिग्रेड होता है, और इंटरेस्टिंगली 1/3 ऑफ द नेशनल सॉइल डिग्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर, है ना, पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर। ये चीज यहां पर बताया गया क्योंकि उन वाटर में हैवी मेटल्स रेसिड्यू हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी क्रॉप्स की कम होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ पर बताया गया, ऑथर ने बोला कि इंडिया जो है $50 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर, जो कि बहुत ही सीरियस लॉसेस फेस करता है। इंडिया की कैपेसिटी है कि $50 बिलियन तक का वो एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन जो है वो इनइक्वालिटी को भी बढ़ाता है, ये तो चलो हमने देख लिया, हेल्थ को लेकर, फार्मर्स को लेकर। तीसरा एक और चीज है ग्राउंड वाटर, क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो महंगे, जो अमीर लोग हैं वो तो बॉटल्ड वाटर पानी पीते हैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द पुअर फैमिलीज? तो ये इनइक्वालिटीज को बढ़ा ही रहा है ना, कि पानी में भी इनइक्वालिटी है, पानी में भी इनइक्वालिटी है। ये 10 साल, सॉरी 30 साल पहले नहीं था, इवन आजादी के पहले इतनी इनइक्वालिटी नहीं थी, है ना। इतनी इनइक्वालिटी हमें दिखते हुए नजर आ रही है क्लास के बेसिस पर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, पहले के जमाने में लोग, हो सकता है, होता क्या होता था कि लोग अलग अलग ग्लास में पानी पीते थे, एक ग्लास में या फिर एक जग में पानी नहीं पी सकते थे, नहीं पीते थे बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम, है ना, लेकिन पानी तो सेम होता था। इस बार पानी अलग अलग है ना, पानी अलग अलग है। सो दिस इज समथिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये चीज यहां पर ऑथर ने बताया कि मैटर ऑफ कंसर्न है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, ये चीज बेसिकली यहां पर ऑथर ने बताई। तो डू गे बेटा रीड, राइट। फिर आगे चल के फिर एग्जांपल्स दिए हैं बहुत सारे स्टेट्स के और कुछ कुछ रीजन्स के, तो वो रीड करिएगा जिससे और अंडरस्टैंडिंग आपकी बनते हुए नजर आएगी। लेकिन डू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड वाटर की वजह से हेल्थ पे कितना फर्क पड़ता है, स्केलेटन पे सीधा फर्क पड़ता है, और कितने बच्चों की जान जाती है डायरिया की वजह से। दूसरा, एग्रीकल्चर पे कितना इंपैक्ट पड़ता है, और तीसरा आपका क्या, तीसरा दैट इज अबाउट आपका ये इनइक्वालिटी बढ़ती हुई नजर आती है, और इवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो, बाकी इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग वांट टू आस्क टिल दिस पार्ट, जस्ट डू लेट मी नो। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। If you guys have any doubt, anything want to ask, any doubt you have, just do let me know, guys. So is this last Hindu analysis? नहीं दृष्टि, नहीं बेटा, कौन बोल रहा है लास्ट हिंदू एनालिसिस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपन कंटिन्यू रखेंगे भाई, 2027 वाले भी तो पेपर देंगे, और इवन अभी क्या आने वाले डेज में, क्या हम जब हिंदू एनालिसिस करेंगे तो क्या हम रिवाइज नहीं कर रहे होंगे? तो टॉपिक्स को भी रिवाइज करेंगे, तो वी विल कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू।
कोई डाउट है? हाउ टू बूस्ट 20 मार्क्स इन मॉक्स टेस्ट में, क्योंकि 70-75 से बढ़ नहीं रहे हैं किंग। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। पहले आप ये पता करो कि 20 मार्क्स कहां बढ़ सकते हैं। हाँ, बस ये तो फाइंड आउट कर सकते हो। बस ये पता करने की कोशिश करो कि मॉक खोलो, एनालिसिस करो, पता करो कि यार 20 मार्क्स में किस सेक्शन में बढ़ा सकता हूं, किस सेक्शन में कितना मार्क्स बढ़ के जिससे ओवरऑल 20 मार्क्स मेरे बढ़ जाएं। वो पता कर, वो पता करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ो। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो क्या है यहाँ पर? द थ्रेट ऑफ डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट इन टेररिज्म, राइट राइट, ट्रेड क्राफ्ट इन टेररिज्म। तो ये दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा है ना। तो अगर आप देखो तो ये तो चलो कहानी है दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, क्या हुआ ये सबको पता है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, है ना, कि कौन कौन था कौन कौन नहीं था, है ना। मेजर फाइंडिंग्स क्या निकली वो आप देख सकते हो, बट अगेन डोंट गिव इट अ रीड, राइट। बस कुछ कुछ चीजें अपने एंगल से कवर करना, जैसे अमोनियम नाइट्रेट क्या है, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, राइट, मेजर चीजें अमोनियम नाइट्रेट का ही यूज किया गया। और अमोनियम नाइट्रेट आईईडी बनाने के लिए बड़ा मदद किया जाता है। आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, राइट, उसको बनाने में बहुत ज्यादा आपका यूज आता है। तो वो चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलना पड़ेगा। चलो, है ना, आगे बढ़ेंगे। मूविंग फॉर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। टुवर्ड्स दी व्हाट? टुवर्ड्स दी वर्ल्ड न्यूज। तो वर्ल्ड न्यूज की बात करें तो क्या लिखा है? ट्रम्प डिफेंस एमबीएस डेजिग्नेट रियाद एज अ मेजर नॉन नेटो अलाय, है ना, नॉन नेटो अलाय। तो बेसिकली यहां पर बताया गया, यहां पर क्लियरली स्टेट किया गया, एंड दैट इज व्हाट, कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंड किया है मोहम्मद बिन सलमान को, क्योंकि खगोसी की डेथ में, खगोसी के मर्डर में इनका नाम था। और इवन कई बार देश के, इसी देश के मतलब यूएस के प्रेसिडेंट भी कई बार बोल सके इनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, इनके ऊपर केस चलेगा, लॉट ऑफ स्टफ, राइट। लेकिन ट्रम्प साहब ने डिफेंड किया और बोला कि सऊदी अरेबिया जो है ना, वो हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाय है। तो नेटो के बाहर अगर यूएस का सबसे बड़ा अलाय किसी को डेजिग्नेट किया तो वो सऊदी अरेबिया को किया गया, सऊदी अरेबिया को किया गया। और अगेन यूएस ने एक मेजर डिफेंस सेल पैकेज, जिसमें F-35 फाइटर जेट्स, टैंक्स की सेल होगी, इवन कंप्यूटर चिप्स मिलेंगी, सबसे एडवांस आपके आपके कंप्यूटर चिप्स देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। इवन सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन डील भी साइन हुआ। और वहीं सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम यूएस के अंदर $1 ट्रिलियन, कितना, $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। कितना? $1 ट्रिलियन जो है हम इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे यूएस की इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में। ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया। क्लियर? चलो, सो गाइस, सो वर्क ऑफ कॉन्सुलेट्स। अच्छा, वर्क ऑफ कॉन्सुलेट एक्सप्लेन कर दें। देखो क्या होता है, मान के चलो एम्बेसी जानते हो, एम्बेसी क्या होती है? जैसे इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप है, ठीक है। अब रिलेशनशिप है तो, लेकिन अगेन मान के चलो रिलेशनशिप को लेकर एडवांसमेंट होना है या कोई बात हो जाती है इंडिया यूएस के बीच में, तो इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, जो कि क्या करेगी एम्बेसी? वो एम्बेसी बेसिकली आपका डिप्लोमेटिक टाइज, डिफेंस टाइज, स्ट्रेटेजिक टाइज, राइट, इंडिया और यूएस के मैनेज करते हुए नजर आएगी। सेम गोज विद इंडिया की एम्बेसी जो यूएस में होगी। लेकिन अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे केम फ्रॉम आपका यूएसए टू इंडिया, वो यूएस से इंडिया में आते हैं और आके क्या करते हैं, वो आके बेसिकली दे दे कम फॉर जॉब और सम अदर आपका एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म के लिए मेजरली आते जाते हैं, है ना। अब मान के चलो कि कोई इंसान फंस जाता है, राइट, या कोई किसी इंसान का पासपोर्ट चोरी हो जाता है, या पासपोर्ट उसको एक्सटेंड या फिर उसको वीजा एक्सटेंड कराना है, तो वो अपने एम्बेसी को अप्रोच करता है। तो यूएस का सिटीजन यूएस के एम्बेसी में जाएगा। लेकिन मान के चलो वो आपका मुंबई पहुंचा, अब एम्बेसी कहां पर है? दिल्ली में। अब तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कॉन्सुलेट्स खोले जाते हैं। तो कॉन्सुलेट्स इज लाइक अ व्हाट, इट्स लाइक अ सपोर्ट सिस्टम, राइट, इन अ फॉरेन कंट्री। तो यूएस सिटीजन के लिए इंडिया में जो कॉन्सुलेट्स होंगे, यूएस के कॉन्सुलेट्स होंगे, तो यूएस के सिटीजन के लिए जो इंडिया में है उनके लिए वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे, राइट, जिससे, और इवन नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ
राइट? इंडिया, जैसे मान के चलो कि ट्रम्प साहब दिल्ली ना आकर मुंबई पहुंचे या अहमदाबाद पहुंचे, तो वहां पर कॉन्सुलेट होगा, तो वहां पर उस कॉन्सुलेट के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो उनका वेलकम करेंगे और अगेन जो भी चीजें हैं, जो भी प्रिपरेशन है उनकी विजिट की, वो पूरी फुलफिल करते हुए नजर आएंगे। दैट्स व्हाट दे डू। तो एक तरीके से एक तरीके से जब हम यहाँ पर बात करें तो यस, तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो दिस इज समथिंग आपका इस चीज को लेकर कॉन्सुलेट इज समथिंग सब एम्बेसीज, है ना, एम्बेसी का छोटा रूप ये। सो या चलो, सो गाइस दिस इज चलो सो दिस इज व्हाट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप आपको समझ में आया हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। बाकी अपन मिलते हैं आने वाले सेशंस में विद मोर लव, विद मोर एक्साइटमेंट। कल हमारी मुलाकात होगी, कल हम मिलेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।